Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Aliens जो कि रिलीज हुई थी 1986 में। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस सीरीज को मैंने कई बार शुरू किया, फिर बीच में रोक दिया एंड अगेन स्टार्ट करके फिर से रोक दिया। उसका मेन रीजन है मार्केट में आई न्यू रिलीज्ड मूवी। जब कमेंट सेक्शन में किसी मूवी की ज्यादा डिमांड आती है तो मैं और मेरी टीम बैठकर उस मूवी पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और यही रीजन होता है कि नए कंटेंट्स को प्रोवाइड करवाने के चक्कर में पुराने प्रोजेक्ट्स रह जाते हैं और उन्हीं में से एक है ये एलियन की सीरीज। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है, इसके बीच में टोटल 4 अलग अलग फ्रेंचाइजीज कंबाइंड है जिनका नाम है प्रीडेटर, एलियंस, इंजीनियर्स एंड ब्लेड रनर, जिसके कॉम्बिनेशन से एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट होता है। अगर मूवी के सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करी जाए तो मैंने इससे पहले हैरी पॉटर यूनिवर्स, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन यूनिवर्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, MCU, DCEU, स्टार वॉर्स और इसके साथ साथ एक्स-मैन का कंप्लीट यूनिवर्स एक्सप्लेन करके इस चैनल पर अपलोड कर रखा है, जो कि इस इंडिया के तो शायद ही किसी चैनल पर मिलेगा। खैर, बाकी बातें बाद में, पहले आते हैं इस मूवी की तरफ। इसे एक्सप्लेन करने से पहले इसके लास्ट पार्ट में जो चीजें हुई वो मुझे बताना जरूरी है, जिसे मैं ओनली 30 सेकेंड्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लास्ट पार्ट में नॉस्ट्रोमो नाम का एक शिप धरती से स्पेस में जाता है नए जीवन की खोज में, क्योंकि ये सीरीज हमारे प्रेजेंट टाइम से करीब 125-150 साल आगे चल रही है। अब इन 150 सालों में क्या क्या चेंजेस आ गए और एलियंस कैसे पैदा हो गए, उसके लिए चाहो तो प्रीवियस मूवीज को जरूर देख सकते हो। उन मूवीज का और इसी के साथ साथ इस कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो आगे आने वाली मूवीज के साथ और ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अब इस चैनल पर वापस मूवीज देखने के लिए नहीं आते हैं, तो जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए उन मूवीज को देखना जरूरी है। खैर, इस वाली एक्सप्लेनेशन में पुरानी वाली कुछ चीजें बता देता हूं जिससे थोड़ा बहुत तो आप इसके साथ कनेक्ट कर पाओ। रिप्ले, जो कि कहानी की लीड कैरेक्टर थी, उसने एक जीनोमॉर्फ को एक बहुत बड़े ट्रक से धक्का देकर स्पेस में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद वो खुद एक क्रायोजेनिक स्लीप में चली गई और उसका वो स्पेस क्राफ्ट स्पेस में ही घूमने लगा। जिसके बाद ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। हम देख पाते हैं कि उस स्पेस क्राफ्ट के आसपास एक बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशन आ जाता है जो कि उसे कवर अप कर लेता है। फिर कुछ लोग अपने हाई टेक्निकल गैजेट्स के साथ में जाकर उसका दरवाजा काटते हैं और वहां से उस स्लीप में पड़ी रिप्ले को अपने स्पेस स्टेशन में लेकर आते हैं। और जब नेक्स्ट डे उसकी नींद खुलती है तो उससे मिलने के लिए वेलेंट कॉर्पोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव ब्रूक आता है। रिप्ले को उससे पूछना था कि मैं कितने दिनों से बेहोश थी, जहां पर ब्रूक उसे बताता है कि दिन नहीं, साल बोलिए साल, करीब 57 सालों से आप स्पेस में ही ट्रेवल कर रहे थे और क्योंकि क्रायोजेनिक स्लीप में थे तो आपकी एज भी नहीं बढ़ी। एक दिन आपका शिप घूमते हुए हमारे स्पेस स्टेशन के पास आ गया और इसी वजह से हम आपको रिट्रीव कर सके। रिप्ले ब्रूक को अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जहां ब्रूक उसे बताता है कि वो 11 साल की थी जब आप उसे छोड़कर गए थे और 1 साल पहले 66 साल की एक वृद्ध औरत होकर उसकी डेथ हो गई। रिप्ले सुनकर बहुत रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी बेटी को यह वादा किया था कि वो उसके 11th बर्थडे पर उससे मिलने के लिए जरूर आएगी। खैर, यहाँ सीन शिफ्ट होता है बोर्ड मेंबर्स की तरफ, जो कि इस वक्त रिप्ले से क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर नॉस्ट्रोमो शिप तबाह कैसे हो गया। जहाँ रिप्ले का कहना था कि उस ग्रह पर मुझे कुछ ऐसे क्रीचर्स ने घेर लिया और इसी के साथ साथ वहां की पूरी टीम को भी खत्म कर दिया और वो सभी कहीं मेरे साथ इस शिप में बैठकर पृथ्वी पर ना आ जाए, इसी वजह से मुझे उस पूरे के पूरे शिप को तबाह करना पड़ा। जहाँ बोर्ड मेंबर्स उसकी इस बात को नकार देते हैं और कहते हैं कि उस प्लेनेट LV-426 पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पिछले 30 सालों से हमारे लोग वहां पर रह रहे हैं, उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं मिला। जिस पर रिप्ले उन पर गुस्सा होती है और कहती है कि आखिर आपने वहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट कर दी। ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब होता है इंसानों का एक ग्रह पर एक बस्ती बनाकर या फिर कॉलोनीज बना करके रहना। रिप्ले को तो लग रहा था कि उस ग्रह पर जब इतने सारे जीनोमॉर्फ और बड़े बड़े एलियंस हैं तो आखिर आपने इंसानों को वहां पर बस्ती बनाकर क्यों रहने के लिए भेज दिया, जबकि बोर्ड मेंबर्स का मानना था कि वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं और ये रिप्ले झूठ बोल रही है और इसने अपनी नाकामी को एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदल दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी प्लेनेट यानी कि LV-426 पर, जहां इस वक्त ह्यूमन सिविलाइजेशन थी। यहाँ के कुछ इंजीनियर्स अब इस प्लेनेट के एक ऐसे पोर्शन में जाना चाहते थे जहां पर वो अभी तक नहीं गए थे। अगर इसे आसान भाषा में समझाऊं तो जिस तरीके से आप रहते इंडिया में हैं
लेकिन अभी तक एरिजोना राज्य के जंगलों में नहीं गए हैं तो इट डजंट मीन कि वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसी तरीके से इस LV-426 पर रहने वाले लोगों ने सिर्फ एक पोर्शन में ही रहना स्टार्ट किया था, जबकि वो प्लेनेट और भी ज्यादा बड़ा था और भी ज्यादा रहस्यमयी था। इसी वक्त एक फैमिली एक ऐसे मिस्टीरिकल प्लेस पर पहुंचती है जहां पर इनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा शिप था। अब जिन लोगों ने मेरी पुरानी एक्सप्लेनेशंस देखी हैं तो वो लोग जानते होंगे कि ये शिप एक इंजीनियर शिप था, जिसे हमने प्रोमीथियस, एलियन कॉवेनेंट और एलियन की फर्स्ट वाली मूवी में भी देखा है। तो एक बार आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर पुरानी मूवीज को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि इस शिप से जुड़ी कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि उन मूवीज को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगी। वेल, कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये फैमिली वहां सर्वे के लिए जाती है और फिर कुछ ही देर बाद वहां एक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो लेडी मदद के लिए रेडियो सिग्नल भेजने लगती है। तभी वहां एक फेस अगर आकर उसके पति को अपनी चपेट में ले लेता है। यहाँ ब्रूक आकर ये सारी बातें रिप्ले को बताता है और कहता है कि हमें उस ग्रह पर जाना ही होगा, क्योंकि वहां पर हमें कोई न कोई एलियन एक्टिविटी दिखाई पड़ी है और हमारे कुछ लोग भी वहां गए थे जिनसे अभी हमारा कनेक्शन टूट चुका है। मगर रिप्ले उसे साफ साफ मना कर देती है वहां जाने से, क्योंकि वो दोबारा उस बड़े एलियन के साथ सामना नहीं करना चाहती थी। लेकिन पूरी रात भर सोचने के बाद रिप्ले उस ग्रह पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वहां एक परिवार फंसा था और रिप्ले किसी को भी वहां यूं ही मरता नहीं छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद वो अगेन ब्रूक से कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो चलेगी जरूर, लेकिन अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ एक पूरी टीम जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम वहां पर जाएंगे, एलियंस को खत्म करेंगे, उस फैमिली को बचाएंगे और वापस आ जाएंगे। वहां कौन से एलियंस पाए जाते हैं, कौन सी स्पीशीज है, उसको स्टडी करने के लिए हम उनमें से किसी को भी अपने साथ इस स्पेस स्टेशन पर नहीं लेकर के आएंगे। जिस पर ब्रूक उसे एक नई टीम देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम उसकी टीम को देख पाते हैं जहां पर कई खोकार सोल्जर्स भरे हुए थे। इनके पास हैंड ग्रेनेड्स, लॉन्चर्स, मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स, फ्लेम थ्रोअर और इसके साथ साथ कई सारी पिस्टल्स थी और बोनस में था एक लोडर। ये सभी वहां पर एक ड्रॉप शिप के थ्रू उतरते हैं, जिसके बाद एक मजबूत बख्तरबंद गाड़ी से ये उस प्लेस पर जाने की कोशिश करते हैं जहां से सिग्नल आया था। वहां जाने के बाद ये सभी सोल्जर्स ये देख पाते हैं कि इस जगह पर तो इंसानों और एलियन के बीच में सचमुच फाइट हुई है। और जब ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें कुछ टेस्ट ट्यूब्स में फेस हगर्स दिखाई पड़ते हैं। ये वही क्रीचर्स थे जिनके बारे में रिप्ले ने पहले भी ब्रूक और बाकी बोर्ड मेंबर्स को बताया था कि यहाँ बड़े बड़े क्रीचर्स हैं जो कि इंसानों का खात्मा कर सकते थे, मगर उनमें से किसी ने भी रिप्ले की बात नहीं मानी थी। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस वक्त भी उनमें से 2 फेस हगर्स जिंदा थे और बाकी के फेस हगर्स टेस्ट ट्यूब में ही मर गए थे। अब जाकर यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि कुछ ह्यूमंस यहाँ पर इन क्रीचर्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, जिसके बाद यहाँ बाय मिस्टेकन कोई ना कोई फेस अगर रिलीज हो गया होगा जिसने इंसान को अपना शिकार बनाया और फिर उसे खाकर जिनोमॉर्फ में बदलकर यहाँ तबाही मचा दी। अब यहाँ आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। इस कहानी से रिलेटेड एक इंसिडेंस बताता हूँ। सन 2003 की बात थी जब मैं दिल्ली गया हुआ था अपने भैया के घर पर, और तब मैंने कंप्यूटर में वही वो पेंटियम 4 वाले डब्बे जो कि आज से 20 साल पहले चला करते थे, उस वक्त मैंने ये मूवी इंग्लिश में देखी थी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी इस सीन को देख करके। और जब अगेन मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए इसे वापस से देखा, इसकी स्क्रिप्टिंग करी, तो वो पुरानी यादें ताजा हो गई। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस वक्त जो इनका सिस्टम बीप कर रहा था तो इस टीम को लगता है कि इनके सामने अब एक जीनोमॉर्फ या फिर कोई तो एलियन आने वाला है, इसलिए ये सभी अपने गन्स लेकर तैयार हो जाते हैं कि जैसे ही आएगा उसे फोड़ देंगे। मगर उसके पास आने पर पता चलता है कि वो कोई एलियन नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची थी, और ये वो बच्ची थी जो कि उस परिवार की थी जो कि थोड़े दिनों पहले यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। इस बच्ची का नाम होता है न्यूट और ये इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उन एलियंस ने उसके माता पिता भाई बहनों को खत्म कर दिया और अब उनमें से सिर्फ यही बची थी। रिप्ले को उस बच्ची से ज्यादा कनेक्टिविटी फील होती है क्योंकि उसकी बेटी भी करीब 11 साल की ही थी और न्यूट की उम्र भी करीब 11 साल ही थी, इसीलिए वो उसे अपने पास ही रख लेती है। अब जैसा कि इस पूरी फ्रेंचाइजी की एक खास बात यह है कि हर मूवी में एक एंड्रॉइड तो होता ही होता है, तो यहाँ इस मूवी में भी हमें बिशप नाम का एक एंड्रॉइड दिखाया गया है जिसकी फिजिक तो पूरी तरीके से एक ह्यूमन की होती है मगर अंदर से वो एक रोबोट होता है, जैसे कि नाम दिया गया है एंड्रॉइड। इस मूवी में इसका नाम है बिशप। ये एक फेस अगर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। इस मूवी में एक खास चीज और दिखाई गई है कि यहाँ के लोगों में PDT नाम की एक चिप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर दी गई थी। PDT का मतलब है पर्सनल डेटा ट्रांसफर चिप। ये एक GPS की तरह भी काम करती थी और इस जगह से गायब हुए सभी लोगों के सिग्नल फेज 3 से आ रहे थे। तो इन सोल्जर्स को लगता है कि वो सभी ह्यूमंस अपनी जान बचाने के लिए उस प्लेस पर छिपे होंगे, तो अब क्यों ना हम सभी को वहां जाकर उनकी जानें बचानी चाहिए। और जब ये पूरी टीम अगेन फेज 3 के लिए निकलती है और उस प्लेस तक पहुंचती है तो इन्हें पता चलता है कि वहां वो जो PDT चिप्स इंडिकेशन दे रही थी वो ह्यूमन बॉडीज तो ऑलरेडी डेड थी, यानी कि उन क्रीचर्स ने, एलियंस ने उन सभी इंसानों का खात्मा कर दिया था। अब जैसा कि नए सोल्जर्स आए हैं तो हलचल तो होगी ही, और अब जीनोमॉर्फ्स को भी उनकी इस हलचल का पता चल जाता है और सभी इन पर अटैक करने के लिए भागते हुए आते हैं। सच बता रहा हूं, जब इस मूवी को 2003 में बैठकर देख रहा था तो इतना ज्यादा डर गया था और मुझे तो सचमुच लगने लगा था कि हाँ, ऐसे क्रीचर्स उस प्लेनेट पर होते ही होंगे। खैर, क्या आपके साथ कभी किसी मूवी को देखकर ऐसी फीलिंग आई है जहां पर कोई क्रीचर आकर आप ही पर झपटने वाला हो या फिर आपकी जान लेने वाला हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे वो इंसिडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो उसे पिन भी करूंगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर अब एक बड़ी वॉर छिड़ चुकी थी उन सोल्जर्स जिन्हें की मरैंस भी कहा जाता है और उन एलियंस जिन्हें की जीनोमॉर्फ कहा जाता है। यहाँ काफी सारी गोलियां चलती है, खूब बम धमाके होते हैं जिनमें काफी सारे सोल्जर्स और एलियंस भी मारे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिन एलियंस पर गोली चलती थी, जब उनका खून निकलता था और अगर गलती से इनके आर्मर्ड या फिर जैकेट पर लग जाता था तो वो पूरी तरीके से जल जाता था, यानी कि इनका खून बीइंग एन एसिड की तरह काम कर रहा था। अब ये सभी कैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हैं, जिनमें बहुत सारे तो सोल्जर्स मारे गए होते हैं, लेकिन रिप्ले उस बच्ची यानी कि न्यूट को बचाने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो बिशप यानी कि उस एंड्रॉइड को ये ऑर्डर्स देती है कि जाकर उन दोनों फेस हगर्स को भी खत्म कर दो जो कि उन टेस्ट ट्यूब में थे। ये सभी इस वक्त अपने ड्रॉप शिप में होते हैं, जहां पर ब्रूक ऐसा करने से रिप्ले को मना कर देता है और कहता है कि अगर हम इन फेस हगर्स को धरती पर लेकर जाएं, इनके ऊपर रिसर्च करें, तो हम इनसे खुद की एक सेना बना सकते हैं और किसी भी सामने वाले देश को अपने घुटनों तले झुका सकते हैं। जिस पर रिप्ले कहती, तू पागल वागल है क्या? ये अनकंट्रोलेबल क्रीचर्स हैं, अगर ये एक बार बड़े हो गए तो फिर क्या दोस्त और क्या दुश्मन कुछ नहीं देखते हैं, बस इन्हें जान लेनी होती है। और यहीं पर हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि ये ब्रूक का ही आइडिया था इस प्लेस पर ह्यूमन सिविलाइजेशन क्रिएट करना, ताकि फेस हगर्स को खाना खाने के लिए ह्यूमन बॉडीज मिले, जिसके बाद जीनोमॉर्फ क्रिएट हो और जीनोमॉर्फ से ये गुलामी करवाकर अपने आप को एक सुपर पावर बना सके। क्या रिप्ले इसकी बात नहीं मानती और अगेन जाकर उन सभी का खात्मा करने के लिए पहुंच जाती है। इस वक्त ब्रूक भी इसके साथ में था, मगर वो भी इन जीनोमॉर्फ की चपेट में आ जाता है। अब ये टीम मिलकर डिसाइड करती है कि वो इस पूरे के पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देंगे, जिसके बाद वो यहाँ पर हर जगह बॉम्ब लगाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच रिप्ले और इसकी टीम को वहां पर कई सारे अंडे दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से फेस हगर्स निकलने वाले थे। तो अब जाहिर सी बात है, अगर अंडे यहाँ पर है तो अंडे देने वाली माँ भी यहाँ पर होगी। खैर, अब ये पूरी टीम वहां बॉम्ब प्लांट कर चुकी थी और ये सभी बाहर निकलकर भागने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से न्यूट गायब हो जाती है। तब रिप्ले बिशप को ये कमांड्स देती है कि तुम हेलीकॉप्टर रेडी रखना, मैं जाकर उसे लेकर के आती हूँ। और जब वो नीचे पहुंचती है तो उसका सामना बड़ी वाली एलियन क्वीन से होता है, जिसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स थे और वो रिप्ले को पूरी तरीके से खत्म ही कर देना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर अपने लॉन्चर्स और फ्लेम फायर की मदद से रिप्ले कैसे तैसे उसका सामना करके भागते हुए न्यूट को लेकर ऊपर पहुंचती है। लेकिन उस वक्त वहां पर तो बिशप होता ही नहीं है। रिप्ले को लगता है कि अब तो काम खत्म और अब इन दोनों की भी जान जाने ही वाली है, मगर उसी मोमेंट पर बिशप वहां पर हीरोइक एंट्री लेकर इन दोनों की जान बचा लेता है और उस प्लांट के ब्लास्ट होने से कुछ सेकंड्स पहले ही ये सभी वहां से निकल जाते हैं। शिप में आने के बाद ये सभी शांत हो जाते हैं और एक सुकून की सांस लेते हैं। बिशप का कहना था कि देखो, आखिर मैंने तुम्हें बचा ही लिया, मगर इतनी बड़ी विलन है, इतनी इजीली कैसे ही मर सकती है। जिसके बाद नीचे से एंट्री लेती है एलियन क्वीन और आकर बिशप को आधा आधा फाड़ देती है। अब क्योंकि वो तो एंड्रॉइड था, इसलिए वो मरता
मरता नहीं है, खाली उसकी बॉडीज के पार्ट्स डिटैच हो जाते हैं। अब बारी थी न्यूट को जान से मारने की, लेकिन तभी रिप्ले उस एलियन क्वीन का ध्यान अपनी ओर खींचती है। खैर इतनी पुरानी मूवी होने के बावजूद भी CGI पर अच्छा काम किया गया था और लग रहा था कि ये सीन काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। अपने आप को बचाने के लिए रिप्ले एक लोडर में बैठ जाती है और उस एलियन क्वीन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। एंड बिलीव मी गाइज, ये सीन सचमुच एक एपिक सीन था और यही रीजन है कि एलियन की फ्रेंचाइजी में यही मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। अगर प्रीडेटर्स की बात करी जाए तो उसमें से एलियन वर्सेस प्रीडेटर मेरा एक फेवरेट पार्ट है, जो मैंने मेरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 3rd नंबर पर सेट किया था। और अगर इंजीनियर्स की बात करी जाए तो प्रोमेथियस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी। और अगर इस एलियन सीरीज की बात करी जाए तो यस, एलियंस 1986 वाली यही मूवी मेरी फेवरेट है। खैर यहाँ इन दोनों की फाइट में रिप्ले उस स्पेस का एयर डक खोल देती है, जिसकी वजह से वो एलियन क्वीन स्पेस में खो जाती है। जिसके बाद वो बिशप, न्यूट और हिक्स जो कि एक सोल्जर था, इन सभी को एक क्रायोजेनिक स्लीप में सुला देती है और उसके बाद खुद को भी डीप स्लीप में डालकर अपने स्पेस स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। क्या रिप्ले अपने स्पेस स्टेशन तक पहुंचेगी या नहीं, या फिर क्या वो बड़ी एलियन क्वीन जो कि स्पेस में छोड़ दी गई थी वो उसका सामना करने के लिए फिर लौटेगी या नहीं? इसके लिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा, जिसे मैं जल्द ही लेकर लौटूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।